नमस्कार, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक ही तमाम बड़ी खबरों को। होलिका दहन 13 मार्च को और होली 15 मार्च को। इस साल होलिका दहन 13 मार्च को होगा, जबकि होली का त्योहार 15 मार्च को मनाया जाएगा। 14 मार्च को स्नान दान की पूर्णिमा होने के कारण 15 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा। मिथिला पंचांग के अनुसार होलिका दहन रात्रि 10:47 के बाद होगा। वहीं होली का त्योहार 15 मार्च को मनाया जाएगा। होलिका दहन भद्राबाद रात्रि 10:44 में होगा। पंडित कौशल कुमार मिश्र ने बताया कि होलिका दहन के लिए भद्रा का समय महत्वपूर्ण है और इस बार यह समय रात्रि 10:44 में होगा। देवघर बस स्टैंड के पास विवाद सुलझाने गई पुलिस पर हमला, हवलदार घायल। देवघर बस स्टैंड के समीप दो पक्षों के बीच विवाद सुलझाने गई पुलिस पर एक पक्ष के लोगों ने हमला कर दिया। हमले में नगर थाना के हवलदार विकास यादव घायल हो गए। उनके चेहरे पर गहरी चोट लगी है, उनकी नाक से खून निकल रहा था। घटना के बाद साथी पुलिसकर्मी उन्हें सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। हवलदार ने बताया कि हमलावरों ने उनका हथियार भी छीनने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। हवलदार विकास यादव ने बताया कि बस स्टैंड के समीप दो पक्षों में विवाद हो गया था। सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को समझाकर विवाद शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक युवक ने धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। उसने उनका हथियार भी छीनने का प्रयास किया। तभी और पुलिसकर्मी वहां पहुंच गए, जिससे वह हथियार छीनने में सफल नहीं हो पाया। हमला करने वाले युवक का नाम मिथिलेश तुरी है। पुलिस उसे पकड़कर थाना ले गई। आईएएस पूजा सिंघल को विभाग नहीं देने की मांग वाली ईडी की याचिका पर 17 को सुनवाई। ईडी की ओर से रांची पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के विशेष कोर्ट में दाखिल उस याचिका पर अब 17 फरवरी को सुनवाई होगी, जिसमें एजेंसी ने कोर्ट से यह आग्रह किया है कि पूजा सिंघल को कोई विभाग न दिया जाए। ईडी की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि अगर पूजा सिंघल को राज्य सरकार किसी विभाग की जिम्मेदारी देती है तो वह अपने पद का दुरुपयोग कर केस को प्रभावित कर सकती हैं। ईडी की याचिका पर पूजा सिंघल की ओर से जवाब भी दाखिल कर दिया गया है, जिसके बाद अब कोर्ट में दोनों ओर से बहस होगी। बता दें कि मनरेगा घोटाला की अभियुक्त आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 5 मई 2022 को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में ईडी को बेहिसाब पैसे और अन्य जगहों पर इन्वेस्टमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी। ईडी की छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19 करोड़ 31 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई थी। पूजा सिंघल को दिसंबर महीने की 7 तारीख को बीएनएस कानून के तहत जेल से रिहा किया गया है। हालांकि वह अब भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभियुक्त हैं, लेकिन कानूनी प्रावधानों के अनुसार जेल से बाहर रहने के दौरान उनका सस्पेंशन खत्म किया जा चुका है। झारखंड में साइबर अपराधियों का नया खेल फर्जी वेबसाइट बना नौकरी के नाम पर कर रहे ठगी। झारखंड में साइबर अपराधियों ने एक नया खेल शुरू किया है, जिसमें वे फर्जी वेबसाइट बनाकर नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे हैं। ताज़ा मामले में साइबर अपराधियों ने झारखंड के कृषि विभाग की फर्जी वेबसाइट बनाकर 1523 पदों पर भर्ती का फर्जी विज्ञापन जारी किया है। फर्जी वेबसाइट पर नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी झारखंड के नाम पर 3 पदों पर भर्ती की सूचना दी गई है। इन पदों में ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर, असिस्टेंट टेक्नोलॉजी मैनेजर और असिस्टेंट क्लर्क शामिल हैं। फर्जी और असली वेबसाइट देखने में एक जैसी लगती है, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। असली वेबसाइट पर केवल झारखंड सरकार का लोगो दाईं ओर होता है, जबकि फर्जी वेबसाइट पर बाईं ओर झारखंड सरकार का लोगो है, जबकि दाईं ओर अशोक स्तंभ भी है। साइबर अपराधियों का मकसद लोगों को ठगना है। वे फर्जी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन शुल्क भी मांग रहे हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये, ओबीसी और ईबीसी के लिए 250 रुपये और एससी और एसटी के लिए 100 रुपये आवेदन शुल्क रखे गए हैं। गिरिडीह के जमुआ में सड़क दुर्घटना में घायल युवक की मौत। जमुआ पचंबा मुख्य मार्ग पर कुसैया के पास शुक्रवार की शाम सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए रांची ले जा रहे थे।
लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मृत युवक सोनू राणा पचंबा थाना क्षेत्र के सुगगसार निवासी महादेव राणा का पुत्र था। मिली जानकारी के अनुसार सोनू राणा जमुआ से बाइक से अपने घर सुगगसार लौट रहा था। रास्ते में कुसैया के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक ने उसे टक्कर मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। राहगीरों और पुलिस के सहयोग से उसे आनन फानन में जमुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया था। सदर अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया था। धनबाद के कतरास में बीसीसीएल कर्मी का शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। धनबाद के कतरास थाना क्षेत्र में एक युवक का शव शनिवार के अहले सुबह बरामद किया गया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान जहानाबाद निवासी शंकर भुइयां के रूप में हुई है। वह बीसीसीएल में कार्यरत था। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जब वे लोग सुबह सुबह शौच के लिए जंगल की ओर जा रहे थे, तभी सड़क किनारे एक झाड़ी में एक व्यक्ति का शव औंधे मुंह गिरा हुआ मिला। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सबसे आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला है कि मृतक अपने ससुराल गजलीटैंड में ही रहता था। वह मूल रूप से जहानाबाद का रहने वाला है। फिलहाल मौत की स्पष्ट वजह सामने नहीं आ सकी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही इस बारे में कुछ कहा जा सकता है। धनबाद में एक घर में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। सराय ढेला थाना क्षेत्र के भुईफोद मंदिर के समीप स्थित शिवम कॉलोनी में रहने वाले सांतनु चंद्रा के 2 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि आग फैलने से पहले घर के लोग बाहर आ गए। घर में रखे 2 गैस सिलेंडर भी ब्लास्ट कर गए। गैस सिलेंडर के ब्लास्ट करने से आसपास के लोग दहशत में आ गए। परिवार वालों व स्थानीय लोगों ने पुलिस और अग्निशमन को आग लगने की सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे अग्निशमन की 3 गाड़ियों ने 4 घंटे तक आग में काबू पाने को लेकर कड़ी मशक्कत की, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। सूचना पाकर विधायक राज सिन्हा भी मौके पर पहुंचे। बता दें कि शांतनु दास एक गैस एजेंसी के मालिक हैं। जिस वक्त घटना घटी वो घर में नहीं थे, वह निरसा गए हुए थे, जबकि उनका भाई विपुल चंद्रा प्रभात मॉल के अपने रेस्टोरेंट में थे। आग लगने के साथ ही दोनों की पत्नी, बच्चे और मां घर से बाहर निकल गए थे। अग्निशमन विभाग के अधिकारी लक्ष्मण प्रसाद ने कहा कि निगम के द्वारा आग लगने की सूचना दी गई, जिसके बाद पहले मकान को खाली कराने को कहा। उसके बाद 3 दमकल वाहन के साथ मौके पर पहुंचे। आग काफी विकराल हो चुकी थी। 2 सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना यह आग कई मकानों को अपनी चपेट में ले लिया होता। आग की लपटें आसपास के मकानों में भी पड़ सकती थीं और फिर उस पर काबू कर पाना काफी मुश्किल हो जाता। बाबूलाल मरांडी ने कहा, राज्य सरकार नगर निकायों का इस्तेमाल एटीएम की तरह कर रही। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नगर विकास विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि नगर निकाय चुनाव नहीं होने के कारण जनता के पैसों की अंधाधुंध बर्बादी की जा रही है। जानकारी के अनुसार हुसैनाबाद नगर पंचायत क्षेत्र में बगैर एनओसी के ही उत्तरी कोयल नहर के ऊपर 10 लाख रुपये की लागत से सड़क बना दी गई। बाद में नहर जीर्णोद्धार करा रही कंपनी ने नवनिर्मित सड़क को उखाड़ दिया। प्रायः झारखंड के सभी नगर निकायों में इसी प्रकार से औचित्यहीन योजनाओं का टेंडर निकालकर प्रशासक जनता के पैसों को पानी की तरह बहा रहे हैं। इन योजनाओं से जनता का कोई भला नहीं हो रहा। राज्य सरकार नगर निकायों का इस्तेमाल एटीएम की तरह कर काला धन इकट्ठा कर रही है। नगर निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद विगत 2 वर्षों में नगर विकास विभाग द्वारा खर्च की गई राशि और योजनाओं की प्रासंगिकता की गहन जांच की जानी चाहिए।
महाकुंभ जाने के लिए ट्रेनों में उमड़ी भीड़। आरपीएफ द्वारा यात्रियों से लगातार सुरक्षित यात्रा अपील। कोडरमा जिले के रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ जाने के लिए यात्रियों का तांता लगा हुआ है। आरपीएफ द्वारा लगातार ऐलान करके श्रद्धालुओं से संयम बरतने की कोशिश कर रहे हैं। हावड़ा दिल्ली ग्रैंड कॉर्ड लाइन पर स्थित कोडरमा रेलवे स्टेशन कनेक्शन के लिहाज से राज्य का सबसे प्रमुख स्टेशन है, जहां से प्रयागराज जाने के लिए सीधी ट्रेन है। ऐसे में प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। प्रयागराज जाने के लिए कोडरमा से होकर रोजाना करीब 1 दर्जन ट्रेनें गुजरती हैं, जिसकी कोडरमा स्टेशन पर ठहराव किया जाता है। लेकिन यात्रियों की संख्या इससे कहीं अधिक होने के कारण लोगों की सुरक्षित सफर के लिए आरपीएफ को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रयागराज जाने वाली सभी ट्रेनों में सीट से अधिक लोग होने के साथ साथ यहां से सवार होने वाले यात्रियों को परेशानी न हो, इसके लिए आरपीएफ की कई टीमें प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे तैनात हैं। आरपीएफ के प्रभारी निरीक्षक दीपक कुमार ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उन्हें ट्रेन में सुरक्षित सफर कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कोडरमा के रास्ते प्रयागराज जाने के लिए 2 स्पेशल ट्रेन का परिचालन सुनिश्चित किया गया है। ऐसे में प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए रवाना होने से पहले ट्रेनों के बारे में विस्तार से जानकारी होना जरूरी है, ताकि कोई भी यात्री सुरक्षित सफर कर सके। स्टेशन पर मौजूद कई यात्रियों ने कहा कि काफी मुश्किल से टिकट मिला है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि ट्रेन पर चढ़ना मुश्किल लग रहा है, जिसको लेकर आरपीएफ लगातार प्लेटफॉर्म पर तैनात हैं। केशव महतो ने कहा, नए प्रदेश प्रभारी के मार्गदर्शन में संगठन होगा मजबूत। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा है कि नए प्रदेश प्रभारी के राजू के मार्गदर्शन में संगठन और मजबूत होगा। उनका झारखंड से पुराना जुड़ाव रहा है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने भी आलाकमान के इस निर्णय का स्वागत किया है। बताते चलें कि सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा और खाद्य सुरक्षा बिल का ड्राफ्ट तैयार करने में के राजू की अहम भूमिका रही है। वे आंध्र प्रदेश के 1991 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। उन्होंने साल 2013 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वह राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं। मंत्री दीपिका पांडे सिंह का बयान, कुछ ही दिनों में केंद्र पर बकाया हो जाएगा 2,36,000 करोड़। ब्यौरा हो रहा तैयार। झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। समाज के उत्थान के लिए जो विकास योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसमें केंद्र सरकार का जो अंश है, उसे देने में कोताही बरती जा रही है। पहले से कोयले की रॉयल्टी 1,36,000 करोड़ रुपए बाकी है। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि अलग अलग विभागों के करोड़ों रुपए का केंद्र पर बकाया हो चुका है, जिसमें पीएम आवास योजना, मनरेगा, नल जल योजना, बाल विकास परियोजना की राशि प्रमुख है। मंत्री ने कहा कि झारखंड के वित्त विभाग के द्वारा इन बकायों का एक ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। कुछ दिनों में हम लोगों के द्वारा भी यह रिपोर्ट पेश की जाएगी कि हमारे विभाग का कुल कितना बकाया है। मंत्री ने कहा कि अभी से 2 गुना बकाया हो जाएगा। मंत्री दीपिका पांडे सिंह दुमका के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के लिए आई हुई हैं। यहां परिसदन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बातें कहीं। दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार अगर राशि देना नहीं चाह रही है तो इसे पाने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि झारखंड आंदोलनकारियों की भूमि रही है। मंत्री ने कहा कि हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से हमारी बैठक हुई थी। उसमें भी हमने उनसे यह कहा कि पीएम आवास की इकाई क्यों कम की जा रही है, साथ ही इसमें जो 1,20,000 रुपए दिए जा रहे हैं वो अपर्याप्त हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा फ्रीबीज को लेकर उठाए सवाल पर मंत्री ने ऑर्डर को नहीं पढ़ने की बात कहते हुए कहा कि चुनाव के वक्त अगर कोई रुपए देने की बात कहता है तो यह गलत है, लेकिन अगर कैबिनेट में फैसला लेकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मदद की जा रही है तो ये कहीं से गलत नहीं है। उन्होंने कहा कि आवास योजना या फिर बिजली बिल माफी योजना
जनता के हित में सरकार के द्वारा उठाया गया कदम है। इसी तरह झारखंड सरकार के द्वारा जो मनीय सम्मान योजना चलाई गई है वह महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए है। बीएड, एमएड और बीपीएड में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू। इस दिन आयोजित होंगी परीक्षा। अगर आप भी अपना करियर टीचिंग लाइन में बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी खबर है। दरअसल इसके लिए ज़रूरी शैक्षणिक योग्यता बीएड, एमएड और बीपीएड पाठ्यक्रम के लिए आवेदन की प्रक्रिया 15 फरवरी यानी कि शनिवार से शुरू हो रही है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। 20 अप्रैल को इसकी परीक्षा आयोजित की जाएंगी। शैक्षणिक सत्र 2025 से 2027 तक राज्य के 136 बीएड कॉलेजों में चयनित अभ्यर्थियों का दाखिला होगा। झारखंड के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जेसीई-सीईबी के नियमानुसार 85% सीट आरक्षित रहेंगी। इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। रांची, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, दुमका, हजारीबाग, पलामू जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 20 अप्रैल को प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। यह परीक्षा बेस्ड ऑफलाइन मोड में होंगी। प्रवेश परीक्षा का शुल्क हर वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग है। सामान्य वर्ग के छात्रों का आवेदन शुल्क 1000 रुपये रखा गया है, तो वहीं पिछड़ा वर्ग के छात्रों का शुल्क 750 रुपये है, जबकि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और महिलाओं के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है। प्रवेश परीक्षा के सभी सवाल बहुविकल्पीय MCQ होंगे। कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे। हर प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित किए गए हैं। गलत जवाब देने पर 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। नामांकन मेधा सूची के आधार पर तैयार की जाएगी। बीआईटी मेसरा के प्लेटिनम जुबली में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कहा, विकसित भारत निर्माण में युवाओं का उत्साह और प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण साबित होगी। अपनी गौरवशाली शैक्षणिक यात्रा के पूरे होने पर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीआईटी मेसरा प्लेटिनम जुबली मना रहा है। इस मौके पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मंत्री सुदिव्य कुमार के अलावा बड़ी संख्या में शैक्षणिक जगत से जुड़े लोग, कॉलेज छात्र समेत अन्य गणमान्य अतिथि शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीआईटी मेसरा के शैक्षणिक सफर की सराहना करते हुए बधाई दी। उन्होंने कहा कि बीआईटी मेसरा ने 70 साल पूरे कर लिए हैं। इसके समृद्ध विरासत पर गर्व है। केंद्र सरकार उच्च शिक्षा में एआई के प्रति गंभीर है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं का उत्साह और प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण साबित होगी। हमारी बेटियां विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में पीछे नहीं हैं। मौके पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करते हुए कहा कि जिस तरह से आपने 6 वर्षों से अधिक समय तक झारखंड के राज्यपाल के पद को सुशोभित किया और पीपुल्स गवर्नर के रूप में आपकी कार्यशैली और जनसेवा की भावना रही, झारखंड के जनमानस में गहरी छाप आपने छोड़ी है। जब से आपके झारखंड आगमन की सूचना मिली है, तब से राज्यवासियों में उत्साह एवं हर्ष का माहौल है। राज्यपाल संतोष गंगवार ने बीआईटी मेसरा के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इंजीनियरिंग विषयों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की समृद्ध विरासत के साथ यह एक प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी संस्थान है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नए आयाम को जोड़ने का काम करता है। राज्यपाल ने कहा कि 1955 में बीआईटी मेसरा की स्थापना इस संस्थान के दूरदर्शी संस्थापक बीएम बिरला जी की एक बहुत ही प्रशंसनीय पहल थी, जिन्होंने इस देश के विकास के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के महत्व को सही ढंग से समझा। इस मौके पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने भी संबोधित करते हुए बीआईटी मेसरा के शैक्षणिक सफर की सराहना की। सुदूरवर्ती इलाके में इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और कोंघाड़ी ने किया पेट्रोल पंप का उद्घाटन। रिंग रोड से हटिया मार्ग के टोनको में स्थित हाई PNT पेट्रोल पंप स्टेशन का उद्घाटन स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, खिजरी विधायक और कांग्रेस विधायक दल के उप नेता राजेश कच्छप और कोलेबिरा विधायक नमन बिक्सिल कोंघाड़ी ने संयुक्त रूप से किया। ये पेट्रोल पंप नितिन तिर्की और पूजा अमृता उरांव द्वारा संचालित है।
पंप के उद्घाटन से पहले पेट्रोल पंप के संचालकों ने सभी अतिथियों का पारंपरिक सरना गमछा और गुलदस्ता देकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने कहा कि इस पेट्रोल पंप के खुलने से आसपास के ग्रामीणों और राहगीरों को अब पेट्रोल डीजल के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। लोग अब आसानी से इस नए पेट्रोल पंप से पेट्रोल डीजल ले सकेंगे। विधायक जयराम महतो ने खरीदी स्कॉर्पियो गाड़ी, कथनी और करनी पर पूछे जा रहे हैं सवाल। सोशल मीडिया पर सफाई देकर और उलझे। गिरिडीह के डुमरी से जेएलकेएम के इकलौते विधायक जयराम महतो अपनी कथनी और करनी को लेकर सवालों के घेरे में हैं। वजह है S21 स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसे उन्होंने अपने नाम से खरीदी है। विधायक जयराम ने स्कॉर्पियो गाड़ी क्या खरीदी? सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे हैं क्योंकि उन्होंने षष्ठम विधानसभा के पहले सत्र के दौरान ताल ठोककर कहा था कि उन्हें विधायक भत्ता नहीं चाहिए। लंबी चौड़ी नसीहत देते हुए यहां तक कहा था कि सभी विधायकों को आवास की जगह क्वार्टर मिलना चाहिए। सभी विधायकों को आम जनता की तरह सरकारी बस से सदन तक लाया जाना चाहिए। ये कथनी उनके लिए सिरदर्द क्यों बन गई है? इसको समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि उन्होंने किस संदर्भ में माननीयों को नसीहत दी थी, जिसे खुद पर अप्लाई करना भूल गए। दरअसल पहले सत्र के दौरान उनसे मनीय सम्मान योजना की सार्थकता पर सवाल पूछा गया था। जवाब में उन्होंने कहा था कि माननीय लोग हर दिन 2000 रुपये टीए मद में लेते हैं और मनीय योजना का ऐसे महिमा मंडन कर रहे हैं कि मानो लाभुकों को 2500 रुपये नहीं बल्कि अमृत वरदान दे दिया हो। आश्चर्य की बात है कि यही बात उनके लिए सिर दर्द बन गई है, क्योंकि भत्ता मुद्दे पर बयान दिए अभी 2 माह भी नहीं गुजरे थे कि नवनिर्वाचित विधायक जयराम महतो ने अपने नाम से स्कॉर्पियो गाड़ी खरीद ली। फर्जी तरीके से सीसीए लगाना अफसर को पड़ा भारी, हाईकोर्ट के निर्देश पर देना पड़ा जुर्माना। नालंदा जिले के जेडीयू नेता ऋषु कुमार पर गलत तरीके से क्रिमिनल कंट्रोल एक्ट सीसीए लगाना नालंदा डीएम शशांक शुभंकर को भारी पड़ गया है। इस मामले में जेडीयू नेता ऋषु कुमार ने डीएम के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए मात्र 7 दिन में ही डीएम के आदेश के विरुद्ध स्टे ऑन ऑर्डर ले लिया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने नालंदा डीएम के द्वारा ऋषु कुमार पर लगाए सीसीए को गलत ठहराते हुए उसे रद्द कर दिया और जुर्माने के तौर पर 5000 रुपया जुर्माना देने का आदेश दिया। लेकिन निर्धारित अवधि बीत जाने के बाद भी डीएम द्वारा न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई। पुनः डीएम को हाईकोर्ट द्वारा निर्देश मिला कि 14 फरवरी के पहले ये राशि ऋषु कुमार को दें, अन्यथा अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस बीच 13 फरवरी को ऋषु कुमार को नालंदा डीएम ने कर्मचारी द्वारा 5000 रुपये का चेक भिजवा दिया। ऋषु कुमार ने कहा कि इस फैसले से न्यायपालिका पर उनका भरोसा और मजबूत हुआ है। बोकारो डीटीओ ने मैट्रिक इंटर परीक्षा केंद्रों का लिया जायजा। बोकारो जिले के विभिन्न सेंटरों पर चल रही जैक बोर्ड की मैट्रिक व इंटर की परीक्षा तीसरे दिन शनिवार को शांतिपूर्ण संपन्न हुई। डीटीओ वंदना शेजवलकर ने चास के बीएमपी 4 राजकीयकृत मध्य विद्यालय, राजकीयकृत उच्च विद्यालय लकड़ाखंदा, आरबीएस इंटर कॉलेज चास सहित कई परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। उनके साथ डीओ जगन्नाथ लोहरा व सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह भी थे। डीटीओ ने परीक्षा हॉल में जाकर परीक्षा का मुआयना किया और वहां की व्यवस्था भी देखी। उन्होंने केंद्राधीक्षकों को कदाचार मुक्त माहौल में परीक्षा संपन्न कराने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डीटीओ ने विद्यालय भवन में बने सीसीटीवी कंट्रोल रूम से भी विभिन्न कमरों में चल रही परीक्षा को देखा। साथ में रहे डीओ जगन्नाथ लोहरा को परीक्षा केंद्रों का नियमित औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। जिले में तीसरे दिन मैट्रिक परीक्षा में 926 में से 920 परीक्षार्थी शामिल हुए। वहीं इंटर परीक्षा में कुल 17,331 में से 17,1664 परीक्षार्थी शामिल हुए। गौर सही समय ही की। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी खुद से सर्वे कर सकते हैं। यह सर्वे ऑनलाइन होगा और लाभुकों की पूरी जानकारी सरकार के पास पहुंच जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन के लिए सर्वे का कार्य चल रहा है। प्रशासनिक टीम सर्वे कर रही है। वैसे लोग जिनका घर कच्चा है या जो बेघर हैं, वे खुद से सर्वे में भाग ले सकते हैं। लाभुकों को सर्वे में भाग लेने के लिए आवास प्लस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा, जिससे लाभार्थी खुद का सर्वे करेंगे और पूरी जानकारी सरकार को देंगे।
सर्वे के दौरान लाभुकों का आधार कार्ड, बैंक खाता का डिटेल पासबुक और अपने घर का फोटो अपलोड करना होगा। सर्वे के आधार पर लाभुकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। पलामू में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए एक बड़ा टारगेट मिलने वाला है, जिसे ध्यान में रखकर ही सर्वे का कार्य शुरू हुआ है। पलामू के उप विकास आयुक्त शब्बीर अहमद ने बताया, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए सर्वे का कार्य चल रहा है। वैसे लाभार्थी जिन्होंने आवास के लिए आवेदन दिया था लेकिन वह सर्वे में शामिल नहीं हो पाए थे, उनका भी सर्वेक्षण किया जा रहा है। पूरा सर्वेक्षण आवास प्लस एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा रहा है। मेहजाम पुलिस ने 76 लाख की ठगी मामले में 2 आरोपियों को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया। एक बड़ी सफलता की खबर मेहजाम पुलिस से सामने आई है। मेहजाम थाना क्षेत्र में 76 लाख रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने 2 प्रमुख आरोपियों को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में अनिमेश सामंता और अभिजीत सामंता शामिल हैं, जिन पर मेहजाम थाना कांड संख्या 7223 के तहत मामला दर्ज किया गया था। ये दोनों आरोपी लंबे समय से फरार थे, जिनकी गिरफ्तारी तमिलनाडु से की गई। पुलिस ने जानकारी दी कि यह ठगी का मामला एक पुराने वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ था, जिसमें आरोपियों ने 74 लाख रुपए की ठगी की थी। मेहजाम पुलिस की कड़ी मेहनत और लगातार जांच के बाद इन दोनों को तमिलनाडु से पकड़ा गया और अब इन्हें जामताड़ा जेल भेज दिया गया है। यह कार्रवाई मेहजाम पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी से क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का माहौल फिर से बहाल होने की उम्मीद है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हुई बैठक। इस मुहिम से गढ़वा को जोड़ने का प्रयास। वन नेशन वन इलेक्शन की मुहिम को लेकर प्रयास जारी हैं। गढ़वा का चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस मुहिम में शामिल होकर लोगों को जागरूक करने के प्रयास करेगा। गढ़वा में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बैठक हुई, जहां पर यह कोशिश की जा रही है कि इस मुहिम से लोगों को किस प्रकार जोड़ा जाए। देश में एक चुनाव को लेकर बैठकें की जा रही हैं। पहले यह बैठक राजधानी एवं महानगरों में हुई थी, लेकिन अब यह बैठक जिला स्तर तक होने की कोशिश है। GRHवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा चैम्बर भवन में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर व्यवसायियों की एक बैठक की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व विधायक सह प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही उपस्थित हुए। बैठक के माध्यम से व्यवसायी वर्ग के लोगों के बीच इस विषय को रखा गया, जिसके बाद व्यवसायियों ने इसे देश हित में बताते हुए इस अभियान का समर्थन किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बबलू पटवा ने कहा कि यह अच्छी पहल है और जब देश में एक साथ चुनाव होंगे तो हम लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। वहीं इस मुहिम को आगे बढ़ाने वाले भाजपा के प्रदेश उपाध्याय सह पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि आज गेरहवा में चैम्बर के द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कार्यशाला रखी गई। उन्होंने कहा कि आज इस कार्यशाला के माध्यम से हस्ताक्षर युक्त समर्थन पत्र हम लोग माननीय राष्ट्रपति जी को भेजने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि यह चुनाव एक साथ होने से देश में लगभग 1.5% का GDP ग्रोथ होगी। उन्होंने कहा कि इस छोटी जगह पर इस तरह की सोच लोगों के अंदर आना अच्छी बात है और इसका संदेश दूर तक जाएगा। लातेहार में अफीम की खेती पर पुलिस ने चलाया बुलडोजर, 100 एकड़ में लगी फसल को किया नष्ट। लातेहार जिले में अफीम की खेती करने वाले लोगों को पुलिस ने बड़ा झटका दिया है। जिले के हेड़हंस थाना क्षेत्र अंतर्गत महुआ टांडा जंगल में लगभग 40 से 45 एकड़ भूमि में लगाए गए अफीम की खेती को पुलिस ने बुलडोजर और ट्रैक्टर के माध्यम से पूरी तरह नष्ट कर दिया। अफीम की खेती के खिलाफ पहली बार बुलडोजर का उपयोग किया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से अफीम माफियाओं को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। दरअसल लातेहार SP कुमार गौरव को गुप्त सूचना मिली थी कि लातेहार जिले के हेड़हंस थाना क्षेत्र में स्थित महुआ टांडा जंगल में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती की जा रही है। सूचना के बाद बालूमाथ DSP विनोद रवानी और थाना प्रभारी कृष्णपाल सिंह पवैया के नेतृत्व में टीम बनाकर अफीम की खेती के खिलाफ छापेमारी की गई। जहां अफीम की खेती की गई थी, वहां आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। पुलिस किसी प्रकार लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी जंगली रास्ते में तय कर चिन्हित स्थान तक पहुंची। जिला पुलिस, CRPF तथा IRB के जवानों की मदद से अफीम के फसल को पूरी तरह नष्ट किया गया।
अफीम की फसल के खिलाफ पहली बार लातेहार जिले में पुलिस के द्वारा बुलडोजर का उपयोग किया गया। डीएसपी विनोद रवानी ने बताया कि लातेहार एसपी कुमार गौरव को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की और लगभग 40 से 45 एकड़ भूमि में लगे अफीम के फसल को नष्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने सिर्फ हेरहंस थाना क्षेत्र में अब तक 100 एकड़ से अधिक भूमि में लगे अफीम के फसल को नष्ट किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस का यह लक्ष्य है कि किसी भी सूरत में जिले में अफीम की खेती नहीं होने दी जाएगी। वहीं थाना प्रभारी कृष्णपाल सिंह पवैया ने बताया कि चिन्हित स्थान में अफीम की फसल को नष्ट कर दिया गया है। पुलिस ये पता लगा रही है कि किसने यहां अफीम की खेती की थी। जांच के बाद दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिन अधिकारियों को आईपीएस में प्रोन्नति देने के लिए यूपीएससी को भेजे गए नाम, उसमें 2 डीएसपी समेत 31 के खिलाफ सीबीआई ने मांगी अभियोजन स्वीकृति। झारखंड में 9 अधिकारियों को आईपीएस में प्रोन्नति दी जाएगी। राज्य सरकार ने 2021, 2022 और 2023 के लिए कुल 9 रिक्तियों के लिए यूपीएससी को अनुशंसा भेजी है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद यूपीएससी को 17 पुलिस अधिकारियों की एक सूची भेजी गई है। सूची में शिवेंद्र, राधा प्रेम किशोर, मुकेश कुमार महतो, मजरूल होदा, राजेश कुमार, दीपक कुमार, अविनाश कुमार, रोशन गुड़िया, श्रीराम समद, निशा मुर्मू, सुरजीत कुमार, वीरेंद्र चौधरी, राहुल देव बड़ाइक, क्रिस्टोफर कैरकेट्टा, प्रभात रंजन बरवार, अनूप कुमार बड़ाइक, समीर तिर्की व हीरालाल रवि का नाम शामिल है। सीबीआई ने राज्य सरकार से यूपीएससी को भेजे गए नामों की सूची में से 2 डीएसपी मुकेश कुमार और राधा प्रेम किशोर के अलावा 31 अफसरों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मांगी है। सीबीआई ने जेपीएससी 2 नियुक्ति घोटाले की जांच के बाद 60 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। इसमें 28 परीक्षार्थी, जेपीएससी के 6 पूर्व अधिकारी, 25 परीक्षक और 1 प्रतिनिधि शामिल हैं। आरोपित परीक्षार्थियों की सूची में आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष, सदस्य, विधायक, पूर्व मंत्री और वकील के रिश्तेदारों का नाम भी शामिल हैं। आरोपित परीक्षार्थियों में से कुछ वर्तमान में एडीएम के पद पर कार्यरत हैं, जबकि डीएसपी के रूप में कार्यरत कुछ अधिकारियों को एसपी के पद पर प्रोन्नति मिल चुकी है। सीबीआई ने राज्य सरकार से 31 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति देने का अनुरोध भी किया है। इसमें जेपीएससी से संबंधित 6 अधिकारी और परीक्षकों के रूप में शामिल 25 व्याख्याता शामिल हैं। खतरनाक खुलासा, बांग्लादेश सीमा पार कर झारखंड आया आतंकी, ट्रेनिंग देकर लौटा। झारखंड में कुछ लोगों को आतंकी ट्रेनिंग दिए जाने की खबर है। खबर ये है कि बांग्लादेश से आकर एक आतंकी झारखंड के पाकुड़ जिले के कुछ युवकों को आतंक के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। यह खुलासा एक खुफिया पत्र के जरिए हुआ है। पत्र में यह जिक्र है कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद वहां के प्रतिबंधित संगठन भारत विरोधी आतंकी साजिश रच रहे हैं। साजिश के तहत कुछ आतंकी बांग्लादेश से झारखंड पहुंचे थे और पाकुड़ में कुछ लोगों को ट्रेनिंग देकर वापस लौट गए। मामले को लेकर झारखंड एटीएस के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। आतंकी संगठन और स्लीपर सेल के लिए बदनाम रहे झारखंड से संदिग्ध आतंकियों को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड एटीएस को सूचना मिली है कि बांग्लादेश की सीमा पार कर जेएमबी आतंकी अब्दुल मम्मुन मुर्शिदाबाद के धुलियान के रास्ते झारखंड के पाकुड़ जिला पहुंचा था। पाकुड़ में उसने जेएचए नाम के संगठन के सदस्यों के साथ बैठक की। इसके बाद उसने कई कैडरों को आतंकी ट्रेनिंग दी और फिर वापस भी लौट गया। पूरे मामले में अब एटीएस खुद भी जांच कर रही। वहीं सारे जिलों के एसपी और डीआईजी को गोपनीय सूचनाएं जुटाकर कार्रवाई के लिए पत्र भी लिखा गया है। पत्र में यह भी बताया गया है कि बंगाल और झारखंड के पाकुड़ के संदिग्ध शामिल हुए थे। वहीं जानकारी में ये भी बताया गया है कि जेएचए इंडिया और जमात उल मुजाहिदीन के सदस्यों के बीच एक बैठक भी पाकुड़ के इस्लामी दावा सेंटर दुबराजपुर में हुई थी। एक दिन की ट्रेनिंग के बाद अब्दुल वापस धुलियान के रास्ते ही बांग्लादेश लौट गया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में।